हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक घटना पर आधारित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कोर्ट में एक जज साहब की नियुक्ति होती है और वहाँ पर एक अपना कार्यभार बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से कर रहे थे। वह अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहा करते थे और वहीं से रोज़ सुबह सुबह उनका कोर्ट जाना और शाम को घर लौटना होता था। घर के अंदर उसकी पत्नी थी और उनके एक बच्चे थे। तभी एक दिन अचानक से शाम को शादी का इनविटेशन जज साहब के यहाँ पर आता है और उस शादी के अटेंड करने के लिए उन्हें ज़रूरी से जाना था। अब उस शादी के लिए जज साहब की पत्नी जज साहब को बोलती है और बताती है कि आज शाम को शादी में जाना है और मैं भी चलूँगी और आपको जल्दी से वापस लौटना है। अब जो जज साहब वो कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना काम करके वापस जल्दी लौट आऊँगा और सभी लोग एक साथ शादी में चलेंगे। बातें तय हो गई थी और बातें तय होने के बाद जज साहब डेली रूटीन की तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी को लेकर वह सीधे कोर्ट पर पहुंच जाते हैं। कोर्ट रूम में जाने के बाद दिन भर अपना काम करते हैं, कोसों पर काम करते हैं और फिर काम करने के बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को समय व छुट्टी का टाइम होता है तो जज साहब कोर्ट से निकलने के लिए अपने ड्राइवर से कहते हैं और ड्राइवर को गाड़ी लगाने के लिए कहते हैं। जज साहब कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं और आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जज साहब बैठ गए और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोल दिया जाता है। अब ड्राइवर जैसे ही गाड़ी चलाता है तो थोड़ी दूर आगे जाने पर एक साथ जो गाड़ी है वो रुक जाती है और गाड़ी बंद पड़ जाती थी। अब उसके बाद जो जज साहब होते हैं वह ड्राइवर से पूछने लगता है कि क्या हुआ, गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, बंद क्यों हो गई? तो ड्राइवर कहता है कि पता नहीं साहब क्या हुआ। इसके बाद ड्राइवर उतरता है और गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी इस बात समझ नहीं आती है कि आखिर किस कारण ये गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद जो जज साहब होता है ड्राइवर से कहता है कि भाई मुझे जल्दी जाना है और यह गाड़ी जल्दी से ठीक करवाओ या फिर ऐसे करो कोई और गाड़ी मंगवा लो और मुझे घर पर छोड़ दो। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वहीं से किसी की गाड़ी मंगाता है जज साहब को घर छोड़ने के लिए। कोर्ट रूम के अंदर ही काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके पास गाड़ी थी और उसे जाकर ड्राइवर बात करता है और कहता है कि जज साहब की गाड़ी ख़राब हो गई है और उन्हें जल्दी कहीं जाना है, तो क्या आप अपनी गाड़ी मिल सकती है? केवल उन्हें छोड़ के आना है और छोड़ के बाद आपकी गाड़ी मैं आपको लाकर दे दूँगा। इसके बाद जो वह व्यक्ति होता है वह भी इस बात के लिए सहम जाता है और अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे देता है। उसके बाद ड्राइवर जज साहब की गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी को लेकर जज साहब को बिठाता है और बैठाने के बाद चल देता है। कोर्ट रूम से जज साहब का आवास लगभग 5 किलोमीटर दूर था। जैसे ही आधा रास्ता तय होता है तभी अचानक से एक पुलिस नाका पड़ता है, जिस पुलिस नाके से रोज़ जज साहब गुजरते थे और उन्हें कोई भी परेशान नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी उससे वो आ जाया करते थे। उसे देखकर पुलिस वाले समझ जाते थे, लेकिन आज वो दूसरी गाड़ी में थे और जैसे ही जज साहब उस नाके को क्रॉस करने वाले थे वहाँ के पुलिस एकदम से आकर जज साहब को रोक लेते हैं और उनका गाड़ी रोक लेती है। रोकने के बाद ड्राइवर के कागजात मांगने लगते हैं। अब जज साहब जब देखते हैं कि गाड़ी को पुलिस वाले रोक रहे हैं तो उनके बाद जज साहब ड्राइवर से कह देते कि चलो देखते हैं क्या करते हैं। गाड़ी को रोक के, लेकिन उन्हें यह मत बताना कि मैं जज साहब हूँ यहाँ का। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी के कागजात मांगने लगते हैं और जब ड्राइवर से गाड़ी के कागजात मांगते हैं तो वह कह देता है साहब कागज़ पूरे नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कागजात फ़िलहाल घर पे है, यहाँ पर गाड़ी में मेरे पास नहीं है। दरअसल यह बात भी जज साहब ने कही थी और बताया था कि तुम कागज़ मत दिखाना और फिर देखते हैं कि ये किस तरह का फ़ाइन लगाते हैं, चालान काटते हैं या फिर क्या करते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी गाड़ी हमें बॉन्ड करनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर कहने लगता है कि अरे साहब ऐसे बॉन्ड कैसे कर दोगे, हम कोई चोरी चक्के थोड़ी ना है, दरअसल हमें जल्दी से किसी शादी में जाना है, तो इसी वजह से थोड़ी जल्दी में इसी वजह से हम अपने कागजात को नहीं ला पाएँ। आप ऐसा करो, आप मेरे नंबर ले लो, मैं कल आकर आपको सारे पेपर दिखा दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। पुलिस वाले होते हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो जज साहब होते हैं वह पीछे बैठकर पूरा मामला देख रहे थे। वो अपनी गाड़ी का खिड़की खोलते हैं और खिड़की खोलने के बाद गाड़ी से उतरते हैं। आज जज साहब जैसे ही उतरते हैं तो उन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे,
जो पुलिस वाली गाड़ी को रोक खड़े हुए थे वह उनसे सर सर कहकर बात करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पर्सनल ड्रेस तो नहीं था। जो जज साहब कोट होता है उनको उन्होंने उतार कर पहले ही रख दिया था, और ना ही उनके पास उनकी गाड़ी थी जिससे वे लोग पहचान सके कि यहाँ के जज और इनसे उलझना अच्छी बात नहीं है। तो सर सर कहकर उनसे बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उनसे कह देते कि साहब ऐसे तो आप नहीं जा सकते हैं, अगर आपको जल्दी ही जाना है तो आपको कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा। इसके बाद जज साहब पूछने लगते हैं कि कितना फ़ाइन बनेगा, तो वो बताते हैं कि लगभग 35,000 रुपया लगेगा और इतना फ़ाइन आपको देना ही पड़ेगा। इसका पोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे कागजात नहीं है। जज साहब कहने लगते कि भाई ये हमारी गाड़ी है और इसमें किसी भी दिक्कत नहीं है, सारे कागजात हमारे पास है, लेकिन फ़िलहाल घर पे हैं, तो कल हम आपको दिखा देंगे। लेकिन ड्राइवर जो कह रहा है सही है, वह रहा है, इसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन पुलिस वाले जज की बात नहीं मानते हैं और मना कर देते हैं। तभी जो जज साहब होते हैं वो पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उससे पूछ लेते हैं कि यह बताओ, क्या तुम नए नए यहाँ पर पोस्ट हुए हो? अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा तेज़ी में आ जाता है और कहता है कि साहब अब कहना क्या चाहते हैं, आप कौन हैं? मैं तो यहाँ पर 3-4 साल से काम कर रहा हूँ और आपने मुझे यह क्यों पूछा? इसके बाद जज साहब कहते हैं कि भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम 3-4 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो क्या तुम मुझे नहीं जानते? इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला है थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं जिससे मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, बताइए आप कौन हो? मैं तो नहीं जानता हूँ। इसके बाद जो जज साहब होते हैं मुस्कुराते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ का फाइनल कोर्ट का जज हूँ, अक्सर मैं इसी रूट से जाया करता हूँ, लेकिन जज मैं रोज़ अपनी गाड़ी से जाया करता था तो उस टाइम पर तो आपने मुझे नहीं रोका। आज मुझे जल्दी हो और जल्दी में मुझे कहीं जाना है, इसी वजह से मैं किसी दूसरे गाड़ी अपने साथ ले आया हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो आज आपने मुझे रोक लिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो एकदम से कपकपा जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि कोर्ट के जज साहब तो ये तो हमारा बहुत बड़ा कर सकते हैं और इनसे ही हमने पैसे मांग लिए। दरअसल पुलिस वाले ने मुझसे कुछ पैसे मांगे बिना चालान करने को निकल जाते हैं। जज साहब उनको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि यह बात बताओ भाई, जब तुम हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम आदमी के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार करते होंगे। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह हाथ जोड़कर लेते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो भी हम यहाँ से पैसा वसूल करते हैं उन पैसों के ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है, हमें सभी को देना पड़ता है। तो जज साहब इन सभी बातों को सुनते हैं और सुनाने के बाद कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इन सभी चीज़ों पर बाद में गौर कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे कहीं ज़रूरी से जाना है, आप लोग आगे से हटिए और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद जज साहब गाड़ी में जाते हैं और वहाँ से सीधा अपने आवास पर पहुँच जाते हैं। आवास पर पहुँचने के बाद ड्राइवर गाड़ी को वापस ले आता है और वापस लाने के बाद उस व्यक्ति को दे देता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है और वहाँ पर उसे ठीक करा के वापस से जज साहब के पास पहुँचाता है और उन्हें उस फंक्शन के लिए ले जाया जाता है। और जज साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो गया था। वह सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अच्छी तरह से फंक्शन को एंजॉय किया जाता है और उसके बाद जब जज साहब अपने परिवार सहित वापस अपने घर आते हैं, अब रात के समय जब जज साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो बहुत कुछ उन पुलिस वालों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने आज उनकी गाड़ी को रोका था और उसने 4-5 हज़ार रुपये की डिमांड की थी। वह सोच रहे थे कि अगर ये तरह तरह से वसूली करते हैं तो कोर्ट के अंदर काफ़ी सारा पैसा आना चाहिए, लेकिन इतना पैसा नहीं आता है। आखिर वह पैसा जाता कहाँ है और कौन कौन इस चीज़ में शामिल है? इस चीज़ को सोचते हुए रात भर में उन्होंने एक फ़ैसला लिया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें वहाँ के एसपी साहब से बात करनी थी और एसपी साहब को यह सारी बात बतानी थी। दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह जज साहब उठकर सबसे पहले रोज़मर्रा के काम करते हैं और उसके बाद सीधा अपना फ़ोन निकालकर एसपी साहब को मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। अब जज साहब के कहे अनुसार जो एसपी साहब होते हैं वहाँ से सीधा जज साहब के आवास पर ही आ जाते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए और वहाँ आकर उनसे बातें करने लगते हैं। तो बातें ही बातों में जो जज साहब होते हैं
उनको बता देते हैं जो उनके साथ कल हुआ था, और उन्हें बताते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि उसमें सभी का हिस्सा होता है, तो मैं अकेला इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ। इस बात को सुनकर जो एसपी साहब होते हैं वो भी बड़े हैरान होते हैं, और उसके बाद वो मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। एसपी साहब जज साहब को आश्वासन दिलाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इस बात में जो भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होगा, और उसके लिए पहले मुझे सबूत बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को सोचकर एसपी साहब वहाँ से चले जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कैसा क्या किया जाए, उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। उसके बाद जो एसपी साहब है उनके मन के अंदर कुछ बातें सोच लेते हैं और इस बात पर काम करने का फैसला करते हैं। इधर जो पुलिस वाले थे उन्हें इस बात की कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना ही उन्हें ये भनक थी कि तुम्हारी बात एसपी साहब तक पहुंच गई, और एसपी साहब ने इस बात को गुप्त रखा था, क्योंकि जब वो जज साहब से मिलने के लिए गए थे तो वहीं पर उन्होंने यह बात का फैसला लिया था। इस मामले की तह तक जाने और इस तरह के लिए इस बात को गुप्त रखना जरूरी है। जब पुलिस वाले इसी तरह से गाड़ियां और पैसा मांगते हैं और चालान का डर दिखा के उनसे कुछ पैसा ऐंठ लिया करते हैं, लगभग 4 से 5 दिन अचानक से पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं, जिस गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, यानी आप कह सकते हैं वह गाड़ी रोड पर चलने लायक नहीं थी। इसके बाद उस गाड़ी को वे रोकते हैं तो उसके अंदर एक साधारण व्यक्ति से कपड़ों में बैठा हुआ, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी और माथे पर उन्होंने कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं और रोकने के बाद कहने लगते हैं कि हाँ भाई, यह गाड़ी तो रोड पर चलने ही नहीं है, इसको तो बॉन्ड करना होगा। इसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा था वह गाड़ी से बाहर आता है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब ऐसा मत करो, यह मेरे पिताजी की निशानी है और इस गाड़ी को आप बॉन्ड नहीं कर सकते हैं। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन आप इस गाड़ी को जाने दो और मैं आज के बाद यहाँ से इस गाड़ी को नहीं निकालूंगा। इसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे और तुम्हें लगभग 15,000 देने पड़ेंगे। इसके बाद वो गाड़ी वाला कहता है कि साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे आज जाने दीजिए, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी को घर पे ही रखूँगा और इस निशानी के तौर पर ही घर पे लगूँगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले इससे कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और अब तो इसकी गाड़ी को बॉन्ड करना ही होगा। गाड़ी वाला कहता नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे कम कर दीजिए, अगर आप पैसे कम कर देंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा ताकि मैं अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जा सकूं। अब इसके बाद जो पुलिस वाला होता है उस रकम घटाकर 10,000 रुपये कर देता है और 10,000 के रुपये वो गाड़ी माना जाता है। गाड़ी वाला अपने पास से 10,000 निकालता है और निकालने के बाद उस पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेकर चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि चुपचाप से निकल जाओ, आगे को कानों कान खबर न हो जाए। इतनी देर में वहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ आती है, जिन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम थी जो कि रिश्वतखोर पुलिस वाले को पकड़ा करती थी। वो आते हैं और अपने एक साथ केमिकल से भरा हुआ डिब्बा लेकर आते हैं। आने के बाद से तुरंत उस पुलिस वाले का वही हाथ, जिस हाथ से उन्होंने रिश्वत ली थी, इस हाथ को उस केमिकल में दबोचा जाता है और डुबोने के बाद उस केमिकल का कलर चेंज हो जाता है और हाथों में रंग लगाया गया, यानी कि उस पुलिस वाले को रंग हाथों में पकड़ लिया गया था। और जैसे जिसको पकड़ा जाता है वहाँ के सभी पुलिस वाले में इस बात के लिए हड़कंप मच जाता है। एसपी साहब ने अपनी शर्ट के बटन में एक कैमरा रखा था जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो गई थी। लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोरी को रोका करते थे, उन्होंने जैसे ही देखा उसके पैसे के लेने को तो फ़ौरन से वहाँ पर आ गए और वहाँ पर आने के बाद उससे रंगों हाथे पकड़ लिया। उसके बाद एसपी साहब अपनी दाढ़ी मूछ निकालते हैं और निकालने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि जज साहब यहाँ से गए थे और उन्होंने मुझ पर इस बात के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था और आज मैं सोचा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो, लेकिन आज जब तुम्हें रंगों हाथों पकड़ा तो मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर घिन आ रही है। तुम लोग सरकार का पैसा लेते हो और इस तरह से पैसा बनाते हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आम आदमी 4-5 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा और तुम लोगों की जेब गर्म करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है।
अब जब एसपी साहब को ये खबर चारों तरफ फैलती है, एसपी साहब ने ऐसा कर दिया और जज साहब के कहने पर ये सब कुछ किया गया, तो सभी लोग एसपी साहब और जज साहब की वाहवाही करते हैं और चारों तरफ यह बात फैल गई थी। यहाँ के एसपी साहब बेहद ही ईमानदार और न्याय किया करते थे, तो जनता का विश्वास और भी पुलिस के ऊपर से उठ जाता है और सभी लोग नियमों का पालन करते हैं और गाड़ियों को चलाते हैं समय अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना जहां पर जज साहब ने अपने एसपी को कुछ ऐसा बताया जिसके बाद रिश्वतखोर पुलिस को पकड़ा गया। दोस्तों, आज कहानी कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो जज साहब के बारे में, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।